विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं, आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं यानी कि बातचीत करने वाले हैं, विशेषकर मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों, यदि आपने स्किल एनहेंसमेंट कोर्स यानी कि वोकेशनल कोर्स यानी कि कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम या फिर व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में डेस्कटॉप प्रकाशन यानी डेस्कटॉप पब्लिकेशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म में जिसको डीटीपी कहते हैं, उस सब्जेक्ट का चयन किया है, चुनाव किया है, सिलेक्शन किया है प्रथम वर्ष के दौरान, तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह यानी कलेक्शन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मध्य प्रदेश कॉलेज स्टूडेंट यानी मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बैक टू बैक हम डिस्कस करने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आपको इससे संबंधित या किसी भी दूसरे सब्जेक्ट से संबंधित कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो स्क्रीन पर एक नंबर दिया हुआ 7725044325। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें संदेश भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। और यदि आपको और भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और खास बात, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट की जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए जिससे आपको इस प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। खास बात एक और है, आपका अपना एक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। वहां पर आपको फर्स्ट ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित वीडियो लेक्चर अवेलेबल होगी और विशेषकर हिंदी इंग्लिश जो आपका फाउंडेशन कोर्स है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स है, हिंदी इंग्लिश और कौशल हिंदी इंग्लिश के साथ में अंडरस्टैंडिंग इंडिया यानी कि भारत बोध जैसे पाठ्यक्रम भी आपको वहां पर पढ़ने को मिलेगा। तो अब देर ना करते हुए बात करते हम लोग कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम स्किल एनहेंसमेंट कोर्स जिसको व्यावसायिक पाठ्यक्रम या वोकेशनल कोर्स भी बोलते हैं। विषय का नाम है डेस्कटॉप पब्लिकेशन यानी कि डीटीपी। और यहां पर बात करेंगे हम इसकी जितनी भी यूनिट्स है उन यूनिट के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले कि आपको कौन कौन से प्रश्नों को पढ़ना आवश्यक है आपकी मुख्य परीक्षा के लिए, आपकी मेन एग्जाम के लिए। तो पहले यूनिट का नाम है यहां पर दिया इंट्रोडक्शन टू डेस्कटॉप पब्लिकेशन, डेस्कटॉप प्रकाशन का परिचय। तो पहला प्रश्न है डेस्कटॉप पब्लिकेशन के इतिहास पर प्रकाश डालिए, हाईलाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ द डेस्कटॉप पब्लिशिंग। दूसरा प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है वो है पारंपरिक मुद्रण से आधुनिक डिजिटल प्रकाशन तक के सफर ने प्रकाशन उद्योग को कैसे बदला है। हाउ हैज द जर्नी फ्रॉम द ट्रेडिशनल प्रिंटिंग टू मॉडर्न डिजिटल पब्लिशिंग ट्रांसफॉर्म इन द पब्लिशिंग इंडस्ट्री। तीसरा प्रश्न है वर्ड प्रोसेसिंग जैसे एमएस वर्ड और डेस्कटॉप पब्लिशिंग इन डीटीपी सॉफ्टवेयर के बीच में मुख्य डिफरेंस या मुख्य अंतर क्या क्या है। चौथा प्रश्न जो आपको पढ़ना होगा, किन परिस्थितियों में डीटीपी का उपयोग वर्ड प्रोसेसिंग से बेहतर माना जाता है। अंडर व्हाट circumstances is that the use of DTP considered superior to the word processing। पांचवा कोरल ड्रॉ, एडोब InDesign, MS पब्लिशर और स्क्रिप्ट्स की विशेषताओं की तुलना कीजिए। छठा प्रश्न, एक पेशेवर डिजाइनर के लिए कोरल ड्रॉ, एडोब InDesign, MS पब्लिशर और स्क्रिप्ट्स में से सही सॉफ्टवेयर का चुनाव किन कारकों पर निर्भर करता है। यानी for professional designer, what factors determine the selection of the right software from the among CorelDRAW, Adobe InDesign, MS Publisher and Scripts। सातवां प्रश्न है पृष्ठ लेआउट यानी पेज लेआउट के प्रमुख सिद्धांत जैसे संतुलन, निकटता, संरेखण और कंट्रास्ट। यानी कि हम बात करें बैलेंस, प्रॉक्सिमिटी, अलाइनमेंट्स एंड कंट्रास्ट की व्याख्या कीजिए। एक प्रभावी लेआउट डिजाइन करने में इनके सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण हैं। आठवां प्रश्न है भारतीय डिजाइन सौंदर्य शास्त्र यानी इंडियन डिजाइन एस्थेटिक्स की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नौवां प्रश्न है एक आधुनिक पत्रिका के लेआउट में पारंपरिक भारतीय तत्वों को कैसे शामिल किया जाता है। हाउ कैन ट्रेडिशनल इंडियन एलिमेंट्स बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द लेआउट ऑफ द मॉडर्न मैगजीन्स। 10वां प्रश्न है भारतीय लिपियों जैसे देवनागरी की टाइपोग्राफी और टाइप सेटिंग में
आने वाली मुख्य तकनीकी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। इन चुनौतियों का समाधान डिजिटल युग में कैसे किया जा रहा है। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, अच्छा सा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 10, इसको आप पढ़िएगा, याद कीजिएगा। 11वां प्रश्न है, प्रारंभिक मुद्रण विद्या और सुलेख के क्षेत्र में भारत के योगदान का विस्तार से वर्णन कीजिए। 12वां प्रश्न है, अशोक के शिलालेख को भारतीय मुद्रण इतिहास का प्रारंभिक प्रमाण क्यों माना जा सकता है। 13वां प्रश्न है, भारतीय लोक डिजाइन तत्व यानी फोक डिजाइन एलिमेंट्स का आधुनिक ग्राफिक्स और कोलाज मेकिंग में क्या महत्व है, उदाहरण से समझाइए। 14वां प्रश्न है, भारतीय लिपियों की बनावट और उनकी शैली ने आधुनिक फॉन्ट डिजाइनिंग को किस प्रकार प्रभावित किया है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। 15वां प्रश्न है, प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों की संरचना और उनके पृष्ठ विन्यास यानी लेआउट का विश्लेषण कीजिए, क्या वे आज भी डीटीपी सिद्धांतों से मेल खाती हैं। तो विद्यार्थियों, ये तो हमने 15 प्रश्न देखे पहली यूनिट के। इन 15 प्रश्नों को आपको पढ़ना होगा। चलते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम देखेंगे मुद्रण और लेआउट डिजाइन, टाइपोग्राफी एंड लेआउट डिजाइन। यूनिट नंबर 2 के पास आ गए। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, बायलिंगुअल डिजाइन बनाते समय अंग्रेजी और भारतीय लिपियों के बीच दृश्य सामंजस्य यानी विजुअल हार्मोनी कैसे स्थापित की जा सकती है, फॉन्ट युग्मन के सिद्धांत के आधार पर इसे समझाइए। दूसरा प्रश्न है, सेरिफ और सेंस सेरिफ फॉन्ट का चयन किस बॉन्ड की पहचान या संदेश के स्वर को कैसे प्रभावित करता है। तीसरा, देवनागरी या तमिल जैसी भारतीय लिपियों के डिजिटल टाइपफेस डिजाइन करते समय किन तकनीकी और सांस्कृतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चौथा प्रश्न है, सुलेख और आधुनिक टाइपोग्राफी के बीच में क्या रिलेशन है। पांचवा प्रश्न है, भारतीय भाषाओं की पारंपरिक सुलेख शैलियों की ने आधुनिक डिजिटल फॉन्ट को कैसे प्रभावित किया है, यानी हाउ हैव ट्रेडिशनल कैलिग्राफी स्टाइल्स ऑफ इंडियन लैंग्वेज इंस्पायर्ड मॉडर्न डिजिटल फॉन्ट्स। छठा प्रश्न है, व्हाट रोल डज द ग्रिड सिस्टम्स प्ले इन द लेआउट ऑफ द न्यूज़लेटर, हाउ डज द मेकिंग द डिसऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशंस ऑर्गेनाइज्ड एंड रीडेबल्स, यानी एक समाचार पत्र के लेआउट में ग्रिड सिस्टम का क्या भूमिका है, ये एक अव्यवस्थित जानकारी को व्यवस्थित और पठनीय कैसे बनाता है। सातवां प्रश्न, डिजाइन में व्हाइट स्पेस यानी नेगेटिव स्पेस और हाशिए यानी कि मार्जिन का सही उपयोग पाठक के अनुभव को कैसे बेहतरीन बना सकता है। आठवां, जब आप एक द्विभाषी पोस्टर डिजाइन करते हैं तो आप ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि दोनों भाषाओं को समान दृश्य महत्व मिले। While designing the bilingual posters, how can you ensure that both language receiving equal visual promotions? नोवा, legibility और readability के बीच में डिफरेंस बताइए। और इस यूनिट का दूसरी यूनिट का आखिरी प्रश्न है, भारतीय लिपियों में जटिल संयुक्त अक्षरों यानी कंपाउंड कैरेक्टर्स के मामलों में पठनीयता बनाए रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है या चाहिए। अब आया था यूनिट नंबर 3 की तरफ। जो आपके यूनिट नंबर 3 है वो वर्किंग विद द इमेज एंड ग्राफिक्स, चित्रों और ग्राफिक्स के साथ कार्य करना। पहला प्रश्न इसके अंदर दिया यूनिट नंबर 3 में, रेस्टर और वेक्टर ग्राफिक्स के बीच में डिफरेंस बताना है आपको। दूसरा है, एक डिजिटल रंगोली डिजाइन करते समय वेक्टर टूल्स का उपयोग करना रेस्टर की तुलना में अधिक फायदेमंद क्यों है। तीसरा, फिक्सलेशन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फिक्सलेशन। चौथा, बड़े आकार के बैनर या होर्डिंग प्रिंट करते समय वेक्टर इमेज का चयन क्यों किया जाता है। पांचवा, किसी ऐतिहासिक भारतीय स्मारक के चित्रों को ट्रैवल ब्रोशर के लिए संपादित करते समय किन मुख्य बातों को यानी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और क्रॉपिंग का ध्यान रखना आवश्यक है। छठा प्रश्न है, ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर में इमेज इंपोर्ट और प्लेसमेंट के दौरान एक्सपेंशन रेशियो यानी एस्पेक्ट्स रेशियो को बनाए रखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है। सातवां प्रश्न है, ग्राफिक डिजाइन में लोटस यानी कमल या चक्र जैसे भारतीय प्रतीकों यानी सिंबल्स का उपयोग किसी ब्रांड यानी लोगों में किस प्रकार भावना और मूल्यों को दर्शाता है। अगला प्रश्न है,
मधुबनी और वारली जैसी लोक कलाओं यानी इंडियन फोक आर्ट्स को आधुनिक डिजिटल विज्ञापनों में एक ग्राफिक तत्व के रूप में कैसे शामिल किया जा सकता है, उदाहरण से समझाइए। नौवां प्रश्न है, भारतीय त्योहारों जैसे होली या दिवाली में उपयोग किए जाने वाले रंगों का मनोविज्ञान और सांस्कृतिक महत्व क्या है। 10वां, किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के फ्लायर के लिए रंग योजना यानी कलर प्लेट्स का चुनाव करते समय आप इन परंपराओं का पालन कैसे करेंगे। 11वां प्रश्न, केसरिया, हरा या सफेद रंगों का भारतीय रेफरेंस में क्या महत्व है। इन रंगों का उपयोग करके एक प्रभावी लोगो डिजाइन करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 12वां प्रश्न, किसी पुरानी या स्कैन की गई भारतीय पेंटिंग की डिजिटल बहाली के लिए कलर करेक्शन की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझाइए। 13वां प्रश्न, एक भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के फ्लायर को आकर्षक बनाने के लिए आप चित्रों, टेक्स्ट और भारतीय रूपांकनों के बीच संतुलन कैसे बनाएंगे। 14वां, भारतीय अनुष्ठानों में उपयोग किए जाने वाले रंगों जैसे लाल, पीला, कुमकुम का रंग के पीछे के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तर्क की ग्राफिक डिजाइन के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। 15वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न यूनिट नंबर 2 का, लोक कलाओं जैसे वारली की सरल ज्योमेट्री आकारों जैसे त्रिभुज, वृत्त का उपयोग करके एक समकालीन पैटर्न कैसे तैयार किया जा सकता है। आते यूनिट नंबर 4 की तरफ, जिसका नाम है प्रकाशन तैयार करना, क्रिएटिंग पब्लिकेशंस। पहला प्रश्न यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा, एक प्रभावी ब्रोशर डिजाइन करते समय सूचना के प्रवाह इंफॉर्मेशन फ्लो का प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए। भारतीय हस्तशिल्प मेल के ई ब्रोशर के रेफरेंस को या संदर्भ को समझाइए। दूसरा, विवाह निमंत्रण कार्ड यानी वेडिंग इनविटेशन में थीम का क्या महत्व है। बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, पारंपरिक भारतीय विवाह कार्ड में उपयोग किए जाने वाले सामान्य प्रतीकों और उनके अर्थों पर चर्चा कीजिए। अगला चौथा प्रश्न है, एक बहुपृष्ठ स्कूल पत्रिका यानी स्कूल मैगजीन तैयार करते समय मास्टर पेज का उपयोग डिजाइन की निरंतरता बनाए रखने में कैसे सहायक होता है। अगला, टेम्पलेट्स के उपयोग में क्या लाभ है और सीमाएं हैं। क्या टेम्पलेट्स रचनात्मकता को सीमित करते हैं, अपने विचार व्यक्त करें। नेक्स्ट, टेक्स्ट रैपिंग से आप क्या समझते हैं। 7वां, चित्रों टेक्स्ट के बीच बेहतर तालमेल बिठाने के लिए किन विभिन्न रैपिंग शैलियों का उपयोग किया जाना चाहिए। 8वां, किसी उत्पाद सूची में पैराग्राफ स्टाइल और कैरेक्टर स्टाइल का उपयोग कार्यक्षमता और पठनीयता को कैसे बढ़ाता है। 9वां, प्रिंट रेजोल्यूशन यानी डीपीआई और स्क्रीन रेजोल्यूशन यानी पीपीआई के बीच में क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन द प्रिंट रेजोल्यूशन एंड स्क्रीन रेजोल्यूशंस। 10वां, एक सरकारी जागरूकता पोस्टर जैसे स्वच्छ भारत को प्रिंट करते समय रेजोल्यूशन का सही चुनाव क्यों आवश्यक है। 11वां प्रश्न, CMYK और RGB कलर मोड के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। व्यावसायिक मुद्रण यानी कमर्शियल प्रिंटिंग के लिए कौन सा मोड सबसे अच्छा है और क्यों है। 12वां प्रश्न, सरकारी विज्ञापनों और पोस्टरों में स्थानीय भाषाओं के उपयोग में क्या मानक और लाभ है, स्वच्छ भारत अभियान के उदाहरण के साथ समझाइए। 13वां, एक भारतीय लघु व्यवसाय के लिए कैटलॉग तैयार करते समय आप इन दोनों माध्यमों में से अपने डिजाइन रणनीति में क्या बदलाव करेंगे। 14वां, भारतीय विवाह निमंत्रणों में कुमकुम, हल्दी और सोने के पानी जैसे पारंपरिक तत्वों का उपयोग डिजिटल डिजाइन में कैसे दर्शाया जा सकता है। 15वां, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय विवाह कार्डों के डिजाइनों और लेआउट में क्या डिफरेंस है या क्या देखने को अंतर मिलता वो बताइए। 16वां प्रश्न, क्षेत्रीय भाषा की पत्रिकाओं में टाइपोग्राफी और लेआउट डिजाइन करते समय किन भाषाई और सांस्कृतिक बारीकियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। 17वां प्रश्न, सरकारी सूचनाओं को आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए दृश्य संचार यानी विजुअल कम्युनिकेशन और स्थानीय भाषा के एकीकरण कैसे किया जा सकता है। आते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ, इकाई 5, जिसका नाम है डिजिटल पब्लिकेशन एंड कैरियर पाथवे, डिजिटल प्रकाशन और कैरियर पथ। इस यूनिट की तरफ चल रहे हम लोग विद्यार्थियों। अब आ जाते हैं इस यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना आवश्यक है। पहला प्रश्न है, प्रिंट के लिए PDF X और डिजिटल पढ़ने के लिए EPUB प्रारूप में क्या डिफरेंस है, यानी ई पब्लिकेशन प्रारूप में क्या डिफरेंस है। दूसरा, एक ई पत्रिका यानी ई मैगजीन के लिए इंटरैक्टिव लिंक और नेविगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। तीसरा, उच्च गुणवत्ता
वाले ग्राफिक्स और एक्सपोर्ट निर्यात करते समय फाइल के आकार यानी फाइल साइज और उसकी क्वालिटी के बीच में आप बैलेंस कैसे बना सकते हैं। चौथा, वेब प्रकाशन और प्रिंट प्रकाशन के लिए डिजाइन सिद्धांतों में क्या मूलभूत बदलाव करने पड़ते हैं। रिस्पॉन्सिव लेआउट की अवधारणा को समझाइए। पांचवा प्रश्न, आधुनिक डीटीपी उद्योग में एक ग्राफिक डिजाइनर और एक लेआउट आर्टिस्ट की भूमिका में क्या डिफरेंस है। छठा, भारतीय भाषा प्रकाशन रीजनल लैंग्वेज पब्लिशिंग के क्षेत्र में कैरियर की क्या संभावनाएं हैं। सातवां, एक प्रभावी डीटीपी पोर्टफोलियो बनाने के लिए किन प्रमुख तत्वों को शामिल करना आवश्यक है। भारतीय सांस्कृतिक विषयों को पोर्टफोलियो में शामिल करने के क्या लाभ बताए गए हैं। आठवां प्रश्न, एक फ्रीलांस डीटीपी ऑपरेटर के रूप में क्लाइंट के साथ काम करते समय प्रोजेक्ट के समय और बजट का प्रबंधन कैसे किया जाता है। नौवां, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कैरियर विकास में कैसे सहायक है। 10वां, डिजिटल प्रकाशन में कॉपीराइट्स कानूनों का क्या महत्व है। 11वां, इंटरनेट से ली गई छवियों और फॉन्ट का उपयोग करते समय किन कानूनी सावधानियों का पालन करना चाहिए। 12वां, ओपन सोर्स फॉन्ट क्या है। भारतीय लिपियों जैसे देवनागरी के लिए उपलब्ध कुछ प्रमुख ओपन सोर्स फॉन्ट संसाधनों के नाम बताइए। 13वां प्रश्न, डिजिटल इंडिया अभियान ने भारत में डिजिटल प्रकाशन सामग्री निर्माण में के परिदृश्य को कैसे बदला है। 14वां प्रश्न, सरकारी ई गवर्नेंस पोर्टलों पर सूचनाओं को स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की क्या आवश्यकता है, ये क्यों आवश्यकता है, इसमें आम नागरिकों को क्या लाभ है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, इंटरनेट में भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं की सामग्री में आई हालिया वृद्धि के मुख्य कारण क्या है। टाइपोग्राफी और स्थानीयकरण लोकलाइजेशन में इसकी जो भूमिका है उसको समझाइए। 16वां प्रश्न, भारतीय डिजिटल डिजाइन के वर्तमान रुझानों ट्रेंड्स पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखे जिसमें रंगों और फॉन्टों के आधुनिक उपयोग का उल्लेख करें। 17वां प्रश्न, एक पारंपरिक प्रिंट पत्रिका को इंटरैक्टिव ई पत्रिका में बदलते समय आपको किन तकनीकी चरणों का पालन करना होगा। 18वां प्रश्न, किसी भारतीय त्योहार जैसे दीपावली या गणतंत्र दिवस के लिए एक ब्लॉक या बैनर डिजाइन करते समय आप विजुअल और सांस्कृतिक प्रतीकों का उपयोग कैसे करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ में यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ में, ठीक है। और आप जिस इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपका अपना एक YouTube चैनल है या प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है स्पीड हायर एजुकेशन। आपका अपना एक और चैनल है जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। उस पर भी आप विजिट कीजिएगा, उस पर भी आप जाइएगा, वहां पर आपको भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन मिलेगा। विद्यार्थी वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें और नए नए वीडियो लेक्चर लेकर आते रहें। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, नए वीडियो के साथ में, नई इंफॉर्मेशन के साथ में, नई जानकारी के साथ में। तब तक फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।